मुझे आकर बचा लो वरना मैं मर जाऊंगी। रोज रात को भाभी के कमरे से यही आवाजें आती थी और मैं हैरान होती थी कि घर में मेरे और भाभी के सिवा कोई नहीं होता तो भाभी को किससे जान का खतरा हो सकता था। एक दिन मैं चोरी चोरी शाम होने से पहले ही भाभी के कमरे में छुपकर बैठ गई। ठीक 12:30 बजे खिड़की खुली और ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई कि भाभी के कमरे में हर रात 12 बजते ही कुछ न कुछ ज़रूर होता था। 10 मिनट बाकी थे और मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। आज रात इस खौफनाक आवाज़ का राज खुलने वाला था। कई दिनों से यही आवाज़ आ रही थी, मुझे आकर बचा लो वरना मैं मर जाऊंगी। मैंने घड़ी पर निगाह डाली, 12 बजने में चंद लम्हे ही रह गए थे। घर में सिर्फ मैं और भाभी रहते थे। फिर भाभी को आखिर किससे खतरा था। ठीक 12 बजे खिड़की खोली और मंजर देख मेरी चीख अंदर ही अंदर गूंज कर रह गई। ये हो ही नहीं सकता था। सामने जो था वो इंसान नहीं था। अंधेरी रात में वो मंजर मेरी आंखों के सामने धुंधला गया। मेरा नाम दानिया है। मैं, मेरी अम्मी और मेरे भाई सरमद पर मुश्तमिल हमारा छोटा सा खानदान था। हम किराए के घर में रहते थे जहाँ धूप कम और मुश्किलात ज़्यादा आती थी। आबा की वफ़ात मेरे बचपन में हो गई थी। मुझे उनका चेहरा ठीक से भी याद नहीं। बस इतना पता था कि अम्मी उनकी तस्वीर को सीने से लगाकर सोती थी। आबा के जाने के बाद हमारी जिंदगियां जैसे रुक सी गई। मगर मेरी अम्मी फौलाद का हौसला रखने वाली औरत थी। जवानी में बेवा हुई तो लोगों ने दूसरी शादी का कहा, मगर उन्होंने सिलाई कढ़ाई शुरू कर दी। सारी सारी रात जाकर कपड़े सिलाई करती ताकि हम बहन भाइयों को कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। मैंने उनकी उंगलियों पर सुइयों के निशान देखे। अक्सर जब मैं कहती अम्मी आप सो जाए तो वो कहती अगर मैं सो गई तो तुम दोनों कैसे पढ़ोगे। उनकी आंखों में थकन होती मगर मोहब्बत भी होती। वो भाई से कहती सरमत तुम्हें पढ़कर बहुत बड़ा आदमी बनना है, हमारी उम्मीद तुम हो, हमारा सहारा तुम हो। हम दोनों यही सोचते थे कि जब भाई बड़ा हो जाएगा, अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो ये किराए का घर, ये मेहनत, ये सब खत्म हो जाएगा। भाई भी वादा करते तुम दोनों देखना मैं अम्मी को नया घर दूंगा, अपनी छत दूंगा। ऐसे ही हम ख्वाबों में जीते थे। मगर फिर नूरीन हमारी जिंदगी में आई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो सरमद की मोहब्बत बन गई और सरमद हमारी उम्मीदों से हटकर नूरीन की ख्वाहिशों के पीछे भागने लगा। मैं नूरीन से ही शादी करूंगा चाहे कुछ भी हो, भाई ने एक दिन जबरदस्त यकीन से कहा। हम बावर्ची खाने में खाना बना रहे थे और वह दरवाजे से टेक लगाकर खड़े थे। अम्मी ने नरमी से कहा, बेटा जज्बात में बहकर फैसला न करना, तुम्हारी हैसियत भी कोई चीज़ होती है। हम किराए के घर में रहते हैं, वो लड़की अमीर घर की है, अब वो तुम्हारे साथ एडजस्ट कर पाएगी। मगर भाई नहीं मान रहे थे। अम्मी प्लीज़, ये मेरी ज़िंदगी है, मैं इसे खो नहीं सकता। अगर खो गया तो जी ना सकूंगा। अम्मी ने आह भरी मगर खामोश हो गई। अगले दिन हम बारातियों की तरह नूरीन के घर गए। घर में दाखिल होते ही हमारा किराए का घर, उनका महल जैसा घर आमने सामने आ गया। भाई ने रस्म के मुताबिक नूरीन का हाथ मांगा तो उसके वालिद ने कहा, सरमत निकाह से पहले तुम्हें नूरीन के नाम एक अलग घर लिखवाना होगा। उनकी आवाज़ ठंडी मगर फैसला कौन थी। भाई के हाथ काम गए, चाय की प्याली लरस गई, चेहरे का रंग बदल गया। उन्हें पता था उनकी जमा पूंजी 7 लाख से ज़्यादा नहीं, जो एक छोटा सा प्लॉट भी नहीं दिला सकती। अगर ये शर्त पूरी नहीं कर सकते तो बता दें, वरना नूरीन का रिश्ता और जगह पक्का कर देंगे। भाई ने थोड़ी खामोशी के बाद कह दिया, जी मुझे शर्त मंजूर है। हम घर आ गए। अम्मी ने फौरन कहा, सरमत ये क्या किया तुमने, हमारा अपना घर नहीं है, तुम नूरीन को कहाँ से मकान लेकर दोगे। भाई ने कहा, अम्मी फिक्र न करें। नूरीन ने कहा, जल्दी कुछ करो वरना वो मेरे बिना मर जाएगी। अम्मी ने गुस्से से कहा, अगर वो सच्ची होती ना तो तुम्हारी गुर्बत देखकर ये शर्त कभी न रखती। भाई ने कहा, अम्मी वो मुझसे मोहब्बत करती है और मुझे मौका दे रही है, मैं कर लूँगा। मैंने भी कहा, भाई तुम कोई शाहरुख खान नहीं हो कि अमीर लड़की तुम पे मर जाएगी। मगर भाई बिफर गए। दानिया बात में दखल अंदाजी न करो, नूरीन ने कहा है, सरमत जल्द करो, एक हफ्ते में कुछ ना कुछ किया तो वो मजबूर हो जाएगी और किसी और से शादी कर लेगी। भाई ने जिम्मेदारी का पहाड़ अपने कंधों पर ले लिया और कहा कि 7 लाख रुपए हैं मेरे पास, मगर इस शहर में इसमें कुछ नहीं मिलता, मगर कुछ ना कुछ मैं कर लूँगा। रात गहरी हो चुकी थी। अम्मी ने लंबी ठंडी सांस भरी और अपने आंसू साफ किए। दानिया देखना, ये मोहब्बत इसे वहाँ ले जाएगी जहाँ से वापसी बहुत मुश्किल होगी। अम्मी अब दुआ करें भाई का दोस्त उसकी मदद करे, वरना सरमा तो खुद को ख़त्म कर लेगा। हम माँ बेटी उसकी बेचैनी देखकर परेशान हो रही थी। शाम होते ही सरमत वापस आया तो बहुत खुश था। उसने आते ही कहा, अम्मी आलिया ने पैसे भेज दिए हैं, वो मेरा सच्चा दोस्त है, उसने साबित कर दिया कि कितनी रकम है। मैंने पूछा तो भाई ने कहा, उसने साबित कर दिया। कितनी रकम है?
میں نے پوچھا تو بھائی نے کہا اتنی کہ ایک چھوٹا سا مکان ضرور مل جائے گا اور نورین کے نام اس کی رجسٹری بھی بن جائے گی۔ آلیان نے مجھے لکھا ہے یہ رقم تمہاری محبت کے لیے ہے، مگر یہ نہ بھولنا کہ صرف قرض ہے۔ تمہیں جلد از جلد یہاں آ کر کمپنی میں کام کرنا شروع کرنا ہوگا، دن رات محنت کر کے یہ قرض اتارنا ہوگا۔ میں صبح جا کر پیسے نکالوں گا، مکان تلاش کروں گا اور کل ہی نورین کے والد کو کاغذات دکھا دوں گا تاکہ وہ کہیں اور بات پکی نہ کرے۔ اتنی جلدی سب کیسے ہوگا؟ میں نے حیرانی سے پوچھا تو بھائی نے پرجوش آواز میں کہا دانیہ، اب ہر کام جلدی ہوگا کیونکہ میرے پاس پیسہ ہے اور پیسے سے ہر مشکل کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ بھائی نے فوراً فون ملایا۔ ہیلو جی، میں سرمد بول رہا ہوں، میں نے سب انتظام کر لیا ہے، مکان کی رقم میرے پاس ہے، آپ صبح رجسٹری کا کام شروع کر سکتے ہیں۔ چند لمحے بعد بھائی کے چہرے پر اطمینان پھیل گیا۔ شکریہ جی، ہم اگلے ہفتے نکاح کی تاریخ رکھ لیں گے۔ بھائی نے فون بند کیا۔ امی نے سوال کیا، کیا کہا انہوں نے؟ بھائی نے خوشی سے کہا کہ اگر میں نے کل صبح تک انہیں کاغذات دکھا دیے تو وہ تاریخ پکی کر دیں گے۔ میں کامیاب ہو گیا امی، میں نورین کو نہیں کھونے دوں گا، میں نے بے اختیار کہا، اور خود کو کھونے کے لیے تیار بھی ہو گیا۔ مگر بھائی نے میری بات سنی انسنی کر دی اور تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اس کے قدموں کی آواز گلی میں دور تک سنائی دیتی رہی اور ہم دونوں خاموش کھڑے اسے جاتے ہوئے دیکھتے رہ گئے۔ اگلے 24 گھنٹوں میں سب کچھ حیرت انگیز تیزی سے ہوا۔ بھائی نے ایک مالک مکان کو رقم دی، وکلا کے پاس جا کر کاغذات بنوائے اور شام ہوتے ہی نورین کے والد کو مکمل رجسٹری دکھا دی۔ آپ نے کمال کر دیا سرمد بیٹے، انہوں نے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، ہمیں آپ کی محبت پر پورا بھروسہ ہو گیا ہے، نورین خوش رہے گی۔ یہ سن کر بھائی کی آنکھوں میں خوشی تیرنے لگی۔ رشتہ مانگنے سے لے کر نکاح کی تاریخ تک صرف 3 دن لگے۔ بھائی کی ضد اور نورین کی شرط نے سب معاملات کو آندھی کی رفتار دے دی۔ نکاح کا دن آ گیا۔ نورین نے خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا، سجی سنوری ہوئی جیسے کسی فتح کی خوشی اس کی آنکھوں میں بسی ہو۔ قاضی صاحب نے پوچھا، بیٹی سرمد ولد محمد حسن کا نکاح آپ سے طے پایا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ نورین نے ایک لمحے کے لیے بھائی کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں چمک تھی، پھر وہ بولی، مجھے قبول ہے۔ اب بھائی کی باری تھی۔ بھائی کی آواز بھرائی ہوئی مگر مضبوط تھی، میں نے قبول کیا۔ یوں چند لمحوں میں سب کچھ بدل گیا اور وہ نکاح ہو گیا جس کے لیے بھائی اپنی زندگی تک داؤ پر لگا چکا تھا۔ اسی لمحے سے نورین باقاعدہ میرے بھائی سرمد کی بیوی اور اس مکان کی مالکن بن چکی تھی۔ نکاح اور رخصتی کا شور تھم چکا تھا۔ نورین باقاعدہ ہمارے کرائے کے گھر کی بہو بن کر آ چکی تھی۔ ایک ایسا رشتہ جو محبت کی بنیاد پر کم اور مالی معاہدے کی بنیاد پر زیادہ قائم ہوا۔ وہ ایک ہفتہ ہمارے لیے کسی عارضی ڈرامے سے کم نہیں تھا۔ بھائی نے نورین کے ساتھ ہر لمحہ گزارا، اس کی خوشی کا خیال رکھا۔ وہ نورین کو بازار لے کر جاتے اور وہ چاہے جانے والی بیوی کا روپ نبھاتی رہی۔ میں جانتی تھی یہ سب صرف ایک اداکاری ہے، کبھی اپنے اس حق مہر کے مکان کی بات نہیں کرتی جیسے وہ مکان اس کے لیے کوئی معنی ہی نہ رکھتا ہو۔ نورین، تم نے اس نئے گھر کو جا کر دیکھا؟ بھائی نے پوچھا۔ سرما، مجھے تمہاری ضرورت ہے، گھر کی نہیں۔ نورین نے فوراً بھائی کا ہاتھ تھام لیا۔ جہاں تم ہوگے وہی میرا گھر ہے، مجھے کسی مکان کی فکر نہیں، تم دیکھنا، وہاں جا کر پیسہ کماؤں گا اور جلد تمہیں نیا خوبصورت گھر دوں گا، بھائی نے جوش سے کہا۔ نورین مسکرائی مگر آنکھوں میں ایک سرد چمک تھی۔ ٹھیک ایک ہفتہ گزر گیا۔ 7واں دن ایک عذاب بن کر طلوع ہوا۔ بھائی کو آج ہی رات بیرون ملک کے لیے روانہ ہونا تھا۔ آلیہ نے ساری تیاریاں کر لی، بھائی کا ویزا، ٹکٹ سب تیار تھی۔ امی اپنا خیال رکھنا، بھائی نے کہا۔ اپنا سوٹ کیس پکڑا، اس کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا۔ امی اسے دیکھ کر رو رہی تھی۔ بیٹا تم جاتے ہو تو جاؤ، مگر وعدہ کرو جلد واپس آؤ گے۔ امی نے بھائی کو سینے سے لگایا۔ میں وعدہ کرتا ہوں امی، میں جلد واپس آؤں گا، میرا یہ سفر نورین کے بہتر مستقبل کے لیے ہے۔ بھائی نے آنسو پہنچے۔ سرمد، مجھے بھی اپنا سامان رکھوا دے۔ نورین نے پرس پکڑا۔ تمہیں کہاں جانا ہے؟ بھائی نے حیرانی سے پوچھا۔ میں اپنی والدہ کے پاس جا رہی ہوں، جب تک تم واپس نہیں آؤ گے، نورین نے سادگی سے کہا۔ یہاں میں اکیلی ڈر جاؤں گی اور میرے والد چاہتے ہیں کہ میں ان کے پاس رہوں۔ ہاں ٹھیک ہے۔ بھائی نے سوٹ کیس زمین پر رکھا۔ امی، دانیہ، نورین اپنی امی کے پاس جا رہی ہیں، آپ دونوں پریشان نہ ہونا۔ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اس کا مقصد صرف مکان حاصل کرنا تھا۔ اب جب بھائی جا رہا تھا اسے یہاں رہنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم اپنا خیال رکھنا نورین۔ بھائی نے ماتھا چوما، اس کے چہرے پر جدائی کا گہرا غم تھا۔ تم بھی اپنا خیال رکھنا سرمد۔ نورین نے آنکھیں جھکائی، اس کی آواز میں وہ شدت نہیں تھی جو ایک نئی نویلی دلہن میں ہونی چاہیے۔ بھائی رخصت ہونے کے لیے دروازے کے اندر بڑھا۔ امی نے اسے دوبارہ گلے سے لگا لیا۔ میں خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ میرے دل میں بھائی کے لیے دکھ اور نورین کے لیے شدت سے نفرت بڑھ رہی تھی۔
अब चलता हूँ। भाई ने दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया। नूरीन ने एक लम्हे के लिए भी मुड़कर नहीं देखा और फौरन टैक्सी को आवाज़ दी जो उसका इंतज़ार कर रही थी। वो अपना सूटकेस लेकर उसमें बैठ गई। भाई का सफ़र शुरू हो चुका था। नूरीन अपने मैके चली गई। उसके बाद अगले कई दिन खामोशी छाई रही। फिर भाई का फ़ोन आया कि वो आलियान के पास पहुँच गया और काम शुरू कर दिया। हमारी ज़िंदगी में सिर्फ खामोशी रह गई थी। 2 साल ऐसे गुजर गए। सरमत, अम्मी ने थोड़ी आह भरी। वो फ़ोन कान से लगाए बैठी थी और भाई दूसरे मुल्क से बात कर रहा था। तुम बस ऐसे ही कहते रहते हो कि जल्दी आऊँगा, जल्दी आऊँगा। ये कर्ज कब पूरा होगा? अम्मी बस थोड़ा और वक्त दे दो। भाई की आवाज़ थकी हुई थी। आलियान का कर्ज बहुत बड़ा था। मैंने रात दिन एक करके आधे से ज़्यादा चुका दिया, मगर बाकी भी तो है। यहाँ के हालात बहुत सख्त हैं और नूरीन वो भी 2 साल से अपने मैके में जाकर बैठी हुई है। अम्मी ने शिकवा किया। अम्मी, नूरीन जानती है कि मैं उसके लिए क्या कर रहा हूँ। भाई ने पर्दा डाल दिया। मैं रोज़ उसे कॉल करता हूँ, वो हर बार यही कहती है, सर मत फिक्र ना करो, मैं इंतज़ार करूँगी। वो बहुत समझदार है अम्मी। मैंने किचन के दरवाजे से झांक कर देखा। भाई को सिर्फ नूरीन की ज़ाहिरी बातों पर यकीन था। वो नहीं जानता था कि नूरीन का अपना निज़ाम चल रहा था। नूरीन उस दौरान अपने हक महर वाले मकान को किराए पर चढ़ा चुकी थी और उसका किराया बाकायदगी से खुद वसूल करती थी। अम्मी को भाई से फ़ोन पर बात करते हुए देखकर मैं दिल ही दिल में कराहती थी। भाई अपने वादे और कर्ज की जंजीर में जकड़े हुए थे, जबकि नूरीन यहाँ बिल्कुल आज़ाद जिंदगी गुजारी थी। सरमत, तुम कब वापस आओगे? मेरी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, अम्मी ने खांसते हुए कहा। उनकी सेहत वाकई गिरती जा रही थी। अम्मी, आप अपना ख्याल रखें। मैंने आलियान से बात की है, वो मेरी मदद करेगा। मुझे जल्द छुट्टी मिलेगी। मैं जल्द आकर नूरीन को अपने पास बुला लूंगा। सरमत, बस अपना ख्याल रखना बेटा। अम्मी ने फ़ोन बंद कर दिया। उनके चेहरे पर गहरी मायूसी थी। अम्मी, अब डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाती? मैंने आगे बढ़कर उनके कंधे थपथपाए। दानिया, डॉक्टर को दिखाने से मेरा सरमत थोड़ा ना वापस आएगा। अम्मी ने ये कहा और खामोश हो गई। वक्त तेजी से गुजर रहा था। महीने फिर साल। भाई अपनी मेहनत में मशगूल और नूरीन अपने मैके में। वो उसी दौरान एक सुबह अम्मी का एकदम अचानक दम घुटने लगा। वो बिस्तर पर हाथ पैर मारने लगी। अम्मी, क्या हुआ? मैं चीख कर भागी, मगर अम्मी की आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं फौरन उन्हें अस्पताल लेकर भागी। मैं डॉक्टर के सामने हाथ जोड़े, मगर सब बेकार। दोपहर को अम्मा हमसे हमेशा के लिए जुदा हो गई। मेरे लिए दुनिया वहीं रुक गई। मैं इस बड़ी दुनिया में तन्हा हो चुकी थी। घर का सहारा, मेरी पनाहगाह, मेरी अम्मी की शक्ल में था। वो भी ख़त्म हो चुका। अब इस किराए के घर में मैं और नूरीन, वो भी सिर्फ नाम के लिए रह गए थे। मैंने फ़ौरन भाई को फ़ोन लगाया। उसने नहीं उठाया। मैंने आलियान को फ़ोन किया, कई दफ़ा किया। उसने तीसरी कॉल पर उठाया। आलियान भाई, अम्मी, अम्मी नहीं रही। मैं ज़ारों कतार रोने लगी। क्या? आलियान की आवाज़ में हल्का सा खौफ था। ये क्या कह रही हो? जी, अम्मी का इंतकाल हो गया। भाई को खबर दो, फ़ौरन उन्हें यहाँ आना होगा। मैं चीख रही थी। ठीक है, मैं उसे बताता हूँ, तुम हौसला रखो। आलियान ने फ़ोन बंद कर दिया। 2 घंटे बाद भाई की वीडियो कॉल आई। वो हथौड़ा चलाने वाली जैकेट पहने हुए था। उसका चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। दानिया, सच बताओ, क्या ये मजाक है? भाई ने रोते हुए कहा। मैं ऐसा मजाक कैसे कर सकती हूँ सरमत भाई? मेरी आवाज़ भारी थी। अम्मी हमें छोड़ गई, वो इंतकाल कर गई। भाई स्क्रीन पर ही धड़म से कुर्सी पर गिर पड़ा। वो रो रहा था, मगर उसके रोने से मेरे दिल को सुकून नहीं मिला। मुझे उस वक्त उसकी मौजूदगी की ज़रूरत थी। तुम जल्दी आओ भाई, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। मैंने कहा तो वो बोला, नहीं आ सकता। भाई ने चीख कर कहा। क्यों नहीं आ सकते? आलियान ने कहा है कि इस वक्त छुट्टी मिलना नामुमकिन है। मेरे पास अभी भी वीज़े के कागजात और काम का इजाज़तनामा है, सिर्फ इसी वजह से कि मैं यहाँ पर मुसलसल काम करता रहूँ। अगर मैं यहाँ से गया तो शायद वापस भी ना आ सकूँ और कर्ज भी पूरा ना कर पाऊँ। भाई ने अपना सर हाथों में ले लिया। मुझे माफ़ कर दो दानिया, मैं अपनी अम्मी का जनाजा भी नहीं देख सकता। मुझे गुस्सा आया। ये कैसी मजबूरी है जो माँ के प्यार पर भी भारी है। अम्मी को मोहल्ले वालों ने सपुर्दे खाक कर दिया। भाई वीडियो कॉल पर रोता रहा। वो एक बेबस बेटा था। अम्मी की वफ़ात के बाद नूरीन मेरे पास आई। मैं आपके साथ ही रहूँगी दानिया, नूरीन ने सोगवार चेहरे से कहा। अब जब सरमा यहाँ नहीं है और आंटी भी नहीं रही, तो हम दोनों यहाँ रहेंगे। आप तो अपने मैके में थी ना, यहाँ क्यों आई? मैंने सर दर्जे में पूछा। सरमद ने कहा है कि मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँ। मैं जानती थी कि वो क्यों आई है। अब जब अम्मी नहीं थी, वो घर की मालकिन बनना चाहती थी, लेकिन मेरे लिए उसके आने से खौफ और तन्हाई ख़त्म नहीं हुई। अम्मी की चारपाई खाली थी। घर और ज़्यादा खौफनाक लग रहा था। तन्हाई का एहसास बढ़ता ही चला जा रहा था। अम्मी की हिफाजत को चंद हफ्ते गुजर चुके थे। घर की फिजा पहले से ज़्यादा बोझल हो चुकी थी। नूरीन भाभी ने अपने वादे के मुताबिक मेरे साथ ही रहना शुरू कर दिया, मगर अब वो अम्मी की निगरानी में नहीं थी, इसलिए उसका रवैया पहले से ज़्यादा लापरवाह हो चुका था।
भाई का फ़ोन आता तो वो बड़ी दिलसोजी से बात करती, मगर फ़ोन रखते ही उसके चेहरे से वो मस्नूई गम गायब हो जाता। एक रात में अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी भाई चांद की मदम रोशनी फैली हुई थी। घड़ी पर 12 बज रहे थे। बिल्कुल उसी वक्त मेरे कानों में वो खौफनाक और घबराई हुई आवाज़ पड़ी, आह मुझे बचा लो वरना मैं मर जाऊंगी। आवाज़ नूरीन भाभी के कमरे से आई थी, जो मेरे कमरे से जुड़ा हुआ था। मैं धड़म से बिस्तर पर उठकर बैठ गई। मेरा दिल हलक में अटक गया। ये क्या था? मेरे मुंह से सिर्फ इतना ही निकला। मैं फौरन उठकर भाभी के कमरे के दरवाजे के पास गई और कुंडी पर हाथ रखा। दरवाजा अंदर से बंद था। भाभी, नूरीन भाभी, आप ठीक तो हैं? मैंने धीमी आवाज में पूछा। कमरे के अंदर से कोई जवाब नहीं आया, बस गहरी खामोशी थी। मुझे लगा जैसे मैंने आवाज सुनी ही नहीं। मैं कुछ देर दरवाजे के पास खड़ी रही, फिर खामोश देखकर वापस बिस्तर पर गई। मैंने अपने आप को यकीन दिलाया कि ये शायद मेरे खौफ का वहम था, मगर अगली ही रात फिर यही हुआ। 12 बजे, बिल्कुल ठीक 12 बजे, वही डरी हुई सिसकी मेरी कानों में पड़ी, मुझे बचाओ, कोई है, मैं मर जाऊंगी। उस रात मैं फौरन भाभी के कमरे में नहीं गई, मगर मेरी नींद उड़ चुकी थी। मैं सारी सारी रात जागती रही। दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, जब घर में हम दोनों अकेली हैं तो नूरीन को किससे खतरा है? कौन उसे बार बार मारने की धमकी दे रहा है? अगले दिन मैंने भाभी से बात की। भाभी, रात आपके कमरे से आवाज आई थी। मैंने डर कर पूछा। नूरीन आराम से चाय पी रही थी। उसने मुझे हैरत से देखा। कौन सी आवाज दानिया? मैं तो आराम से सो रही थी। तुम कोई डरावनी फिल्म देख रही होगी। नहीं भाभी, एक बहुत ही खौफनाक आवाज, कोई जैसे मदद मांग रहा हो। तुम्हें ये गलत फहमी हुई है नूरीन। नूरीन भाभी ने फौरन मौजू बदल दिया। सरमद ने कॉल की थी। उसने कहा है कि वो मजीद मेहनत करेगा ताकि जल्द अज जल्द कर्ज खत्म हो जाए। तुम डरो नहीं। उसने बात खत्म कर दी और मैं हैरत में डूबी रह गई। नूरीन या तो पागल हो रही थी या तो मुझसे कुछ छुपाया जाने वाला राज था। ये सिलसिला कई रोज तक जारी रहा। हर रात 12 बजे की आवाज़ मेरे लिए एक अजाब बन जाती। मेरा खौफ अब हैरत और तजस्सुस में बदल चुका। मुझे पता था कि अगर मैंने इस हकीकत को ना जाना तो या तो मेरा भाई हमेशा बाहर ही रहेगा या नूरीन को सच में कुछ हो जाएगा। मुझे उस पर शक था। नहीं, अब बहुत हो गया। एक सुबह मैंने फैसला किया, आज रात मैं ये राज जानकर ही रहूंगी। मैंने वो रात आखिरी रात करार दी। मैंने अपने कमरे के दरवाजे की कुंडी बंद की और फिर शाम होते ही मैंने नूरीन भाभी के कमरे का जायजा लिया। नूरीन भाभी उस वक्त लाउंज में चाय लेकर बैठी फोन पर किसी से हंस हंस कर बातें कर रही थी। फिर आज 11:30 बजे नूरीन भाभी ने मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाया। मैं सोने जा रही हूँ, तुम भी सो जाना, ठीक है? मैंने जवाब दिया। जैसे ही नूरीन अपने कमरे में गई, मैं फौरन उठी। मेरे दिल की धड़कन तेज थी। मैंने आहिस्तगी से अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और बिना किसी आवाज़ के नूरीन के कमरे की तरफ बढ़ी। मैंने हैंडल को बहुत ध्यान से मोड़ा। नूरीन ने कुंडी नहीं लगाई और दूसरी तरफ करवट लेकर लेटी थी। मैंने दरवाज़ा हल्का सा खोला और फिसल कर अंदर चले गई। मैंने फौरन अपने आप को बिस्तर के पीछे छुपा लिया। बेड और दीवार के दरमियान इतना फासला था कि मैं बैठ सकती थी। मैंने अपने घुटनों को अपने सीने से लगा लिया और अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया। अब मैं इंतजार कर रही थी उस खौफनाक आवाज़ के दोबारा आने का। इस दफ़ा बिल्कुल कमरे में खामोशी थी। मैं दीवार से टेक लगाए बैठी थी और घड़ी की टिक टिक भी मुझे सुनाई दे रही थी। और ये 10 मिनट मेरे लिए किसी सदी से कम नहीं थे। मेरा तजस्सुस, मेरा डर और भाभी के हक में जाने वाला एक फैसला, सब मेरे जहन में घूम रहा था। आज सारा सस्पेंस खुलने वाला था। ठीक 12 बजे खिड़की खुली और ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि भाभी नूरीन का मोबाइल फ़ोन ज़ोर से बजा। मेरी सांस रुकी। ये भाई का फ़ोन था। नूरीन बेड पर लेटी हुई थी। उसने फ़ोन उठाया और मेरी तरफ पीछे करके बैठ गई। मैं बैठकर और मेरी तरफ पीठ करके बैठ गई। मैं पत्थर की मूरत बनी बैठी थी। हेलो सरमद, कैसे हो? भाई ने अपना हाल बताया और पूछा, नूरीन तुम कैसी हो? तुम्हारी आवाज़ में थकन क्यों है? भाई की आवाज़ें स्पीकर से हल्की सी सुनाई दी। बस क्या बताऊँ सरमद, अम्मी के जाने के बाद से मुझे इस घर में बहुत खौफ आता है। डर? कैसा डर? दानिया है ना तुम्हारे साथ? दानी तो अपने कमरे में सो जाती है। मुझे डर लगता है। ऐसा लगता है रात को कोई इस कमरे में घुसता है। मैं अपनी जगह पर साकत बैठी थी और मेरी हैरत अरूज पर थी। ये ड्रामा था। नूरीन ये सब जानबूझ कर रही थी ताकि भाई को अपनी तरफ खींच सके। कौन गुस्सा है? भाई की आवाज़ में परेशानी साफ थी। मुझे नहीं पता, लगता है जैसे कोई मेरी जान लेना चाहता है। मैं बहुत गैर महफूज महसूस कर रही हूँ। सरमा तुम प्लीज़ जल्दी आ जाओ या मुझे अपने पास बुलवा लो। नूरीन ने अपने गालों पर हल्का सा पानी मिलाकर रोने का दिखावा किया। मेरी जान, बस चंद दिन और, कर्ज खत्म होने वाला है। नूरीन ने फौरन बेड से उठकर खिड़की की तरफ देखा। फिर उसने अपने हाथ की उंगली से खिड़की के एक किनारे को छुआ। एक जोरदार आवाज के साथ खिड़की का एक साइड पूरी तरह से खुल गया।
कमरे में ठंडी हवा का एक झोंका आया, मगर उसके साथ ही नूरीन एकदम चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने अपने फोन को एक झटके में बेड पर फेंक दिया, जहां भाई की वीडियो कॉल स्क्रीन पर चढ़ रही थी और अब भाई की आवाज सुनाई दे रही थी। नूरीन, नूरीन क्या हुआ? सरमत, मुझे बचा लो, वो आगे मुझे मारने। नूरीन चीख रही थी और उसके चेहरे पर डर का कमाल का इजहार था, जैसे कोई दुश्मन कमरे में दाखिल हो चुका हो। मैं जो बेड के पीछे बैठी थी मैं जो बेड के पीछे बैठी थी, मेरे मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वो ड्रामा कर रही थी, वो खुद अपनी जान को खतरा दिखा रही थी। थोड़ी देर बाद उसने हाथ बढ़ाकर भाई की कॉल कट कर दी और फिर नूरीन की चीखें भी खत्म हो चुकी थी। वो खामोश होकर बिस्तर पर गुड नाइट बोलकर बैठ गई और सांस तेज करने लगी। उसने बेड पर पड़े फोन को एक नजर देखा। सरवत को यकीन हो गया कि उसकी बीवी की जान को यानी सच में खतरा है। थोड़ी देर बाद नूरीन कमरे से बाहर निकल गई, शायद वो बर्ची खाने में पानी पीने चली गई। मैं फौरन बेड के पीछे से निकली। मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था और आहिस्तगी से अपने कमरे में आ गई। मैं सारी रात जागती रही। मुझे जब सारी बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी थी, वो आवाज़, वो खौफ, वो सब सिर्फ भाई को दिखाने का ड्रामा था, ताकि वो नरीन को गैर महफूज समझे और उसे अपने पास बुला ले। वो मकान जिसकी मलकियत उसे चाहिए थी, वो उसे मिल चुकी थी और अब वो अपने शोहर के पास जाना चाहती थी, और ये सब उसने बहुत महारत से किया था। अगली सुबह मेरा खौफ और तजस्सुस इत्मीनान में बदल चुका था। मुझे पता था कि अब क्या होने वाला है। सुबह 10 बजे मेरा फ़ोन ज़ोर से बजा। ये भाई की कॉल थी। दानिया, नूरीन कहाँ है? वो कल रात चीख रही थी। क्या हुआ था? भाई की आवाज़ में खौफ था। भाई, वो बिल्कुल ठीक है, बस अब और नहीं। मैं अपनी बीवी की जान खतरे में नहीं डाल सकता, भाई ने सख्त लहजे में कहा। मैंने कल रात ही अलियान से बात कर ली है। मैंने उसे साफ कह दिया है कि मैं अपना कर्ज आहिस्ता आहिस्ता चुकाऊंगा, मगर नूरीन को यहाँ से फ़ौरन निकालना है। आप क्या कह रहे हैं? मैंने पूछा। मैं नूरीन को अपने पास बुलाने का फैसला कर लिया है, वो बहुत जल्द भाई यहाँ आ जाएगी। भाई ने कहा, मगर एक मसला है। दानिया, तुम वहाँ अकेली रह जाओगी, तुम्हारा कोई सहारा नहीं होगा। इससे मैं आलियान से बात की है, वहाँ उसकी फैमिली रहती है, वो लोग तुम्हारा रिश्ता करवा सकते हैं। मैं दंग रह गई। आलियान की फैमिली? मगर मैंने अटक कर बात की। दानिया, मैं अब तुम्हें वहाँ नहीं छोड़ सकता। भाई ने फैसला सुना दिया। वो अच्छे लोग हैं, ये सब बहुत जल्दी हो गया। उसी हफ्ते में तुम्हारा निकाह हो जाएगा और तुम अपने घर की हो जाओगी और नूरीन मेरे पास आ जाएगी, ठीक है? मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। भाई का फैसला ही आखिरी था। चंद ही दिनों में सब कुछ तेजी से हो गया। भाई के दोस्त आलियान की फैमिली ने आकर मुझे देखा। किसी ने मेरी मर्जी को अहमियत नहीं दी। रिश्ता तय हो गया और उसी हफ्ते के आखिर में सादगी से मेरा निकाह हो गया। मैं भी रुखसत होकर अपने घर की हो गई। नूरीन भाभी ने मुस्कुराते हुए मेरे निकाह में शिरकत की। वो बहुत खुश थी, जैसे उसका आखिरी टारगेट पूरा हो गया हो। मेरे जाते ही उसने फौरन बाहर जाने की तैयारी शुरू कर दी। अगले हफ्ते वो भाई के पास बैरून मुल्क चली गई। मैंने कभी भी ये बात अपने भाई को नहीं बताई कि उसकी बीवी ने सब ड्रामा जानबूझकर किया था। वो खौफ, वो खिड़की का खुलना, ये सब सिर्फ भाई को जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करने का एक कामयाब मंसूबा था। भाई आज भी यही समझता है कि उसने नूरीन को एक बड़े खतरे से बचा लिया और वो आज भी नूरीन के साथ खुश है। मैंने सच को एक गहरा राज बनाकर अपने दिल में दफन कर दिया। वो सच्चाई जो भाई की मोहब्बत को तोड़ सकती थी, मैंने उसे पर्दे में छुपा दिया। यूं, मुझे बचा लो वरना मैं मर जाऊंगा ड्रामा नूरीन और मुझे दोनों को एक नई जिंदगी दे गया, मगर सिर्फ मैं ही जानती थी कि उसकी असल वजह क्या थी। नाज़रीन, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और इस तरह की मज़ीद सबक आमोज़ कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।